सूरत स्प्लिट के बाद 1907 में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का फर्स्ट फेज स्टार्ट होता है और ये फेज 1917 तक चलता रहता है। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के स्टार्ट होने के पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे देखो, लोगों को ब्रिटिश रूल का एक्सप्लॉयटेटिव नेचर समझ में आ जाता है। हमारे देश के लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट की ग्रोथ देखने को मिलती है, जिसका कुछ श्रेय उस समय लाल बाल पाल को जाता है। एजुकेशन का ग्रोथ होता है। हमारे देश के लोगों पर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी इंक्रीज होता है। उन्हें समझ में आता है, जब एशिया का एक देश जापान रशिया को 1905 में डिफीट कर सकता है, तो हम ब्रिटिशर्स को क्यों नहीं डिफीट कर सकते। इसके साथ साथ मॉडरेट्स जो अभी तक ज़्यादा एक्टिव थे, उनके कामकाज से कुछ रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा था, तो लोग उनसे असंतुष्ट होते जा रहे थे। और वैसे देखो, मिलिटेंट थॉट तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। 1902 में अनुशीलन समिति का गठन किया जाता है प्रोमोथा मित्रा और जतिन नाथ के द्वारा। 1907 में ही युगांतर ग्रुप ने सर फुलर को मारने की कोशिश की। सर फुलर उस समय ईस्ट बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। युगांतर ग्रुप को इस्टेब्लिश किया गया था बरिंदर कुमार घोष के द्वारा, और युगांतर ग्रुप ने युगांतर वीकली के नाम से एक पत्रिका स्टार्ट की 1906 में। इसके एक साल बाद 1908 में अलीपुर बॉम्ब केस सामने आया। इसमें क्या हुआ, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरनगर में एक वाइट जज के ऊपर बॉम्ब फेंकने की कोशिश की। हालांकि जज बच गए थे इस केस में। तो अलीपुर बॉम्ब केस में श्री अरबिंदो और बरिंद्र को अरेस्ट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसके एक साल बाद यानी 1909 में नासिक कंस्पिरेसी सामने आई। इसमें क्या हुआ, नासिक के कलेक्टर थे जैक्सन, उनकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा, लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा। लक्ष्मण कन्हारे अभिनव भारत के मेंबर थे। 1909 में ही वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को पहले इंडियन ज्वाइन करते हैं। नाम क्या था, एसपी सिन्हा। 1909 में ही इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, जिसे मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रोविजन किया गया था और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स की संख्या मिनिमम 16 और मैक्सिमम 60 कर दी गई थी। मिनिमम 16, मैक्सिमम 60। इसके साथ साथ इस एक्ट में मेंबर्स को पावर दे दी गई थी रेजोल्यूशन मूव करने की और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने की। इसके एक साल बाद 1910 में लॉर्ड हार्डिंग वायसराय बनते हैं देश के। मोहम्मद अली जिन्ना जो पहले कांग्रेस मेंबर थे, वो मुस्लिम लीग को अटेंड करना स्टार्ट करते हैं, मुस्लिम लीग की मीटिंग्स को अटेंड करना स्टार्ट करते हैं और 1913 में फाइनली मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के मेंबर बन जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना बॉम्बे से लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर इलेक्ट होते हैं, एक रिजर्व्ड मुस्लिम सीट से। इसके एक साल बाद 1911 में दिल्ली दरबार लगता है और जॉर्ज 5th एम्परर बनते हैं। 1911 में ही बंगाल पार्टीशन, बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ था, उसे रद्द कर दिया जाता है और इसी के साथ स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल विभाजन के अगेंस्ट चल रही थी, वो भी समाप्त हो जाती है। लेकिन देखो, बंगाल के विभाजन रद्द करने से मुस्लिम्स शौक हो जाते हैं, तो मुस्लिम्स को अपीज करने के लिए ब्रिटिशर्स देश की कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं कोलकाता से दिल्ली में, जो कि मुस्लिम ग्लोरी का एक प्रतीक थी, क्योंकि मुगल सीट जो थी वो दिल्ली में थी। 1911 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैलकाटा सेशन ऑर्गेनाइज होता है, जहां पे पहली बार जन गण मन गाया जाता है, जो कि आज के समय में हमारा नेशनल एंथम है और इसे लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। एक साल बाद 1912 में दिल्ली कंस्पिरेसी केस सामने आता है। इस केस में चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बॉम्ब अटैक हुआ था। किसके द्वारा ये बॉम्ब अटैक कैरी आउट किया गया था, रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल, बसंत कुमार विश्वास के द्वारा। एक साल बाद 1913 में इंडिया की फर्स्ट फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज होती है। किसके द्वारा ये फिल्म बनाई जाती है, दादा साहब फाल्के के द्वारा, जिसे इंडियन सिनेमा का जनक माना जाता है। 1913 में ही रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिलता है और 1913 में ही गदर पार्टी की फॉर्मेशन होती है। कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। किसके द्वारा गदर पार्टी फॉर्म की जाती है सैन फ्रांसिस्को में, लाला हरदयाल, रामचंद्र, सोहन सिंह बकाना के द्वारा। एक साल बाद 1914 में कमागाटा मारू इंसिडेंट घटित होता है। कमागाटा मारू एक शिप का नाम था जो सिंगापुर से कनाडा में पहुंचा था, लेकिन
कनाडा में उस शिप को मजबूर किया वापस इंडिया में लौटने के लिए। जब वो शिप वापस इंडिया में लौटा कोलकाता के बज पोर्ट पर, वहां ब्रिटिशर्स ने उस शिप में मौजूद लोगों को डिटेन करने की कोशिश की। वायलेंस हुआ जिसमें 22 लोगों की जान चली गई। इससे जो गदराइट थे यानी कि गदर पार्टी के मेंबर्स, वो गुस्से में आ गए और उन्होंने डिसाइड किया कि हम 21 फरवरी 1915 को जवाब देंगे रिटालिएट करके। लेकिन देखो उनका ये प्लान सफल नहीं हो सका गद्दारी के कारण। तो जब ब्रिटिशर्स को उनका प्लान पता लगा, काफी लोगों को अरेस्ट किया गया और 1915 में एक एक्ट ब्रिटिशर्स लेके आए, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है जो 1918 तक चलता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में मॉडरेट्स ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। एक्सट्रीमिस्ट ने भी ये सोचा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समाप्त होने के बाद स्वराज मिलेगा, इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। और रेवोल्यूशनरीज को लगा ये बिल्कुल सही समय है ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करने का। 1914 में शिमला अकॉर्ड भी साइन हुआ, जिसके तहत मैकमोहन लाइन पर सहमति बनी। ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच मैकमोहन लाइन को लेकर इंडिया और चाइना के बीच अक्सर विवाद रहता है। तो शिमला अकॉर्ड के बाद ये मैकमोहन लाइन इमर्ज होकर आई थी। शिमला अकॉर्ड कब साइन हुआ था? 1914 में। एक साल बाद 1915 में अफगानिस्तान में एक प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की जाती है राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। महेंद्र प्रताप बरकतुल्ला उस समय अफगानिस्तान के क्राउन प्रिंस थे। अमनुल्ला, उनकी सहायता से राजा महेंद्र प्रताप ने ये प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की थी अफगानिस्तान में। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस भारत आ जाते हैं साउथ अफ्रीका से और अहमदाबाद में आश्रम एस्टैब्लिश करते हैं जिसका नाम था साबरमती आश्रम। 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है। इस मूवमेंट का मकसद था ब्रिटिशर से देश को सेल्फ रूल दिलवाना पॉलिटिकल एजुकेशन और डिस्कशन की सहायता से। ये एक प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वार के अगेंस्ट नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स था। क्यों स्टार्ट हुई होम रूल लीग मूवमेंट? क्योंकि देखो एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं आ रहे थे, मतलब जो आ रहे थे जैसे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, उससे देश के लोग असंतुष्ट थे और फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण इकोनॉमिक सिचुएशन काफी खराब हो गई थी। लोग भी सफर कर रहे थे, टैक्स इंक्रीज कर दिया गया था, महंगाई चरम पर थी और ब्रिटेन का इंपीरियलिस्टिक वार नेचर भी जाहिर हो चुका था, एक्सपोज हो चुका था जनता के सामने। तिलक को जेल से रिहा कर दिया गया था। तिलक ने गवर्नमेंट और मॉडरेट्स को भरोसा दिलाया कि वो रिफॉर्म पर ज्यादा फोकस करेंगे और सरकार को ओवरथ्रो करने की कोशिश नहीं करेंगे। होम रूल लीग मूवमेंट को तिलक ने लीड किया। होम रूल लीग मूवमेंट की 2 ब्रांचेस थी। एक को लीड किया गया तिलक के द्वारा। तिलक की होम रूल लीग मूवमेंट का प्रभाव महाराष्ट्र तक सीमित था। उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया महाराष्ट्र के बेलगाम से अप्रैल 1916 में, जबकि दूसरी तरफ एनी बेसेंट ने जो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की वो मद्रास से की और इनका प्रभाव बाकी बचे हुए भारत तक था। मद्रास से एनी बेसेंट ने होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट की सितंबर 1916 में। 1919 आते आते रूल लीग मूवमेंट का जो प्रभाव था वो फीका पड़ गया। रीजन्स काफी थे। एक तो देखो गवर्नमेंट ने काफी रिप्रेशन किया, दूसरा 1917-18 में कम्युनल राइट्स देखने को मिले और 1919 आते आते ब्रिटिशर्स ने रिफॉर्म की बात फिर से स्टार्ट कर दी। इस वजह से होम रूल लीग मूवमेंट का जो प्रभाव था वो कमजोर हो गया। 1916 में ही मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट फिर से एकजुट हो गए लखनऊ सेशन में और उस सेशन को हेड किया गया था, यानी उस सेशन के प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार यानी AC मजूमदार। इसके बाद 1916 में ही लखनऊ पैक्ट देखने को मिला। इसके अंतर्गत कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकजुट हो गए एक कॉमन गोल पर, वो था सेल्फ रूल। उस समय मुस्लिम लीग को लीड किया जा रहा था जिन्ना के द्वारा। लेकिन देखो कांग्रेस ने इस लखनऊ पैक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रोविजन को स्वीकार कर लिया। इसके एक साल बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह देखने को मिला। अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को बिहार में इनवाइट किया था पीजेंट्स की हालत देखने के लिए। बिहार में पीजेंट्स को
इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, वहां पर 3 कठिया सिस्टम था, यानी 20 में तीसरे हिस्से पर पीजेंट्स को इंडिगो उगाना ही पड़ता था। उनसे इलीगल ड्यूज वसूले जाते थे और हाई रेंट भी वसूला जाता था। तो चंपारण सत्याग्रह देश की पहली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी। गांधी ने गवर्नमेंट के ऑर्डर को नहीं माना। गवर्नमेंट ने गांधी जी को आदेश दिया था कि वो बिहार छोड़कर चले जाएं, लेकिन गांधी जी ने गवर्नमेंट के ऑर्डर को डिफाई कर दिया था। तो चंपारण सत्याग्रह के बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा एक कमेटी सेटअप की गई थी। कमेटी ने यह रेकमेंड किया 3 कथिया सिस्टम को एबोलिश कर दिया जाए और पीजेंट्स को 25% कंपनसेशन दी जाए। 1917 में ही अगस्त डिक्लेरेशन आया, जिसे मोंटेग्यू स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यह स्टेटमेंट यूके पार्लियामेंट में दिया गया था, जिसमें कहा गया इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट देने की पॉलिसी पर ब्रिटिशर्स काम करेंगे। 1 साल बाद 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक देखने को मिली। किस इशू पर? प्लेग बोनस को डिसकंटिन्यू करने के इशू पर। यह देखो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। बाद में मिल ओनर्स वेजेस में 35% इंक्रीज करने पर राजी हो गए। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह देखने को मिला गुजरात में। हुआ यह था, क्रॉप्स फेल हो गई थी, लेकिन बावजूद इसके गवर्नमेंट टैक्स डिमांड कर रही थी। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में ये इंडिया का फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी। महात्मा गांधी ने किसानों को बोला कि आप गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट मत कीजिए, टैक्स मत पे कीजिए। आखिरकार गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। 1918 में ही मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट आई, जिसमें नए रिफॉर्म लाने की बात तो की गई, लेकिन स्वराज देने की बात नहीं की गई। इससे देश के सिटीजन्स को, फ्रीडम फाइटर्स को काफी निराशा हाथ लगी। 1 साल बाद 1919 में रोलेट एक्ट आया। रोलेट एक्ट में प्रोविजन ये था, किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है और बिना ट्रायल के 2 साल तक जेल में बंद करके रखा जा सकता है। सिविल लिबर्टीज को कर्ब किया गया इस रोलेट एक्ट की सहायता से। और हेबियस कॉर्पस मतलब प्रोड्यूस द बॉडी, जो रिट पिटीशन का प्रोविजन है आज के समय में हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 32 के अंतर्गत, इस हेबियस कॉर्पस प्रोविजन को भी सस्पेंड कर दिया गया। तो इस रोलेट एक्ट के विरोध में रोलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया गया। महात्मा गांधी के द्वारा मास स्केल पर प्रोटेस्ट हुआ, नेशनल वाइड हड़ताल हुई। यह पहली ऑल इंडिया स्ट्राइक थी। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल रोलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसी एक्ट के अंतर्गत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में बहुत से लोग इकट्ठा हुए सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के अरेस्ट का विरोध करने के लिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। 13 अप्रैल की यह घटना थी। इस घटना में हजारों लोगों की जान चली गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया और गांधी जी ने भी केसर हिंद खिताब को वापस कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था, लेकिन हंटर कमीशन ने जनरल डायर के अगेंस्ट एक्शन ना लेने के लिए रिकमेंडेशन दी। 1919 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इस एक्ट के अंतर्गत प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी का प्रोविजन किया गया और 2 लिस्ट बनाई गई इस एक्ट के अंतर्गत, एक रिजर्व लिस्ट और दूसरी ट्रांसफर लिस्ट। मेंबर्स को नो कॉन्फिडेंस प्रेजेंट करने की पावर मिल गई। काउंसिल में 70% मेंबर्स इलेक्ट हो सकते थे। महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। गवर्नर को वीटो और ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर मिल गई और मेंबर्स बजट को रिजेक्ट भी कर सकते थे। हालांकि गवर्नर के पास पावर थी बजट को फिर से रिस्टोर करने की। और बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर, कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी, मतलब वाइसरॉय के पास ही सभी पावर्स थी। 2 लिस्ट का प्रोविजन किया गया, एक सेंट्रल लिस्ट और दूसरी प्रोविंशियल लिस्ट। जैसे देखो आज के समय में देश के संविधान के 7वें शेड्यूल में पावर्स डिवाइडेड है ना, सेंटर और स्टेट्स के बीच। तो ये शुरुआत हुई थी 1919 से। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 8 मेंबर्स हो सकते थे, जिसमें 3 भारतीय हो सकते थे। बायकैमरलिज्म जैसे राज्यसभा और लोकसभा आज के समय में हमारे देश में है, इसकी स्टार्टिंग भी 1919 से हुई थी। राज्यसभा यानी कि अपर हाउस में सिर्फ मेल हो सकते थे और राज्यसभा में यानी अपर हाउस में एक मेंबर का कार्यकाल 5 साल तक का हो सकता था।
लोअर हाउस में एक मेंबर का कार्यकाल 3 साल तक का हो सकता था। बजट का सिर्फ 25% हिस्सा सब्जेक्ट टू वोट था, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल बजट के सिर्फ 25% हिस्से पर वोट कर सकती थी और बाकी बचे हुए 75% हिस्से पर उनका कोई बस नहीं था। इसी एक्ट के तहत यूपीएससी को सेटअप किया गया था।